ऑलराइट, सो वेलकम बैक। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक इज गोइंग टू बी जिसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से अर्थ या फिर किस तरीके से अर्थ से भी पहले हमारा यूनिवर्स इवॉल्व किया। अगर आपको याद होगा, टाइम स्केल करते वक्त हमने बात की थी कि जो टाइम स्केल है, टाइम स्केल को हमने यहां से स्टार्ट किया था, यानी कि हमने स्टार्ट करी थी कहानी हेडन से, इफ यू रिमेंबर हेडन। फिर हमने उसके बाद देखा था आर्कियन एंड उसके बाद हमने देखा था प्रोटेरन, है ना। ऑफ कोर्स उसके बाद जो लेटेस्ट इयन है दैट इज फेनेरोज़ोइक। कहने का मतलब क्या है कि हमने कहानी यहां से शुरू करी थी लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। आज वाली क्लास में या आने वाली कुछ क्लासेस में जो हम चर्चा करेंगे ना, वो इससे पहले की चर्चा होगी। इसीलिए टाइम स्केल को पढ़ाना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस हमेशा स्टार्टिंग में, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ, लगभग 13.7 बिलियन ईयर से हम अपनी कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ किताबें इसको बोलती हैं 13 से लेके 15 बिलियन ईयर्स की कहानी है ये। मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। मैं बात कर रहा हूँ जब कुछ भी नहीं था, तब से जब कुछ बनना शुरू हुआ, वहां से हम जो कहानी अपनी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम समझेंगे कि यूनिवर्स के बारे में क्या क्या थ्योरीज प्रचलित है, मून का फॉर्मेशन देखेंगे, अर्थ का फॉर्मेशन देखेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम्स को पढ़ेंगे, किस तरीके से सोलर सिस्टम के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, यूनिवर्स के बनने की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। चर्चा थोड़ी सी इस तरीके से हम अपनी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ाते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स जो है ना, अगर हम एटिमोलॉजी में जाएं इसकी, तो यूनिवर्सस से बना है ये बना है यूनिवर्सस, यूनिवर्सस। इसका मतलब होता है मेड आउट ऑफ अ सिंगुलैरिटी, यानी कि इतना विशाल का ही ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं, कहने वाले कहते हैं कि प्रूवन थ्योरीज हैं ऑब्वियसली, बट थ्योरीज एक सिंगुलैरिटी से इसका जन्म हुआ है। एक वक्त पे जब कुछ भी नहीं था, उस वक्त पे एक सिंगुलैरिटी थी जिसके बारे में हम बात करेंगे इस क्लास में। उस सिंगुलैरिटी से डिराइव हुआ है, वहीं से वर्ड आया यूनिवर्स। यूनिवर्सस मतलब समथिंग दैट इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थिंग, एक चीज से, सिंगल। कुछ बेसिक्स जैसे कि कॉस्मोस यूनिवर्स का सिनोनिम है, नथिंग बट अ सिनोनिम ऑफ यूनिवर्स, सिनोनिम, सिनोनिम, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में वर्ड्स आ जाते हैं, इसलिए कर लेना ठीक रहेगा। एस्ट्रोनॉमी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी को और फिनोमेना जो उससे जुड़े हुए हैं, जिनको हम देखेंगे आज की क्लास में, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रो, ठीक है। और जो करते हैं लोग, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स। स्पेस में जाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा ना, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के पास, सेलेस्टियल बॉडीज के। हाँ देखो, रेड शिफ्ट अब अचानक से कहां से आ गया, रेड शिफ्ट होता क्या है वो समझ लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। जब भी कोई इंसान कोई थ्योरी देता है, जब भी किसी साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी है, तो उस थ्योरी को बैक करने के लिए उसके पास कुछ एविडेंसेस होना जरूरी है, ठीक है। थ्रू आउट दिस जर्नी हम देखेंगे किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने, अलग अलग लोगों ने थ्योरीज प्रपोज करी। उन थ्योरीज को बैक करने के लिए उन लोगों ने कुछ एविडेंसेस दिए। अदरवाइज आप कैसे समझाओगे ना, क्यों हम हमेशा जियोलॉजी के अंदर हम लोग, मैंने बताया था, हमेशा रेट्रोस्पेक्ट में काम करते हैं, यानी आज जो हमको दिख रहा है उसके बेसिस पे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा, आज जो है ये पास्ट में कैसे बना होगा, तो जाके आज ये ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अभी हमारे आंखों के आगे बहुत कम फिनोमिना है जो एक्टिवली प्रेजेंट है। बस उसी के बेसिस पे हमको अंदाजा लगाना होता है कि क्या पास्ट में रही होंगी ऐसे सिनेरियोस, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से फॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। तो बात हम करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करी बहुत सारे लोगों ने। एक इंपॉर्टेंट इंसान है जिनका नाम है एडविन हबल। हबल टेलीस्कोप आपने सुना होगा, इन्हीं की ही देन है हबल टेलीस्कोप, ठीक है। अब इन्होंने बताया यूनिवर्स के बारे में बात करी, लेकिन उस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए जो एविडेंस इन्होंने दिया, मैं पहले उस एविडेंस को आपको समझाना चाहता हूं।
ताकि थ्योरी के बाद जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना, थ्योरी विल मेक मोर सेंस टू यू, आपको ज्यादा समझ में आएगी अच्छा थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, अब देखो बचपन की क्लासेस में आपने 9th में 10th में जरूर पढ़ा होगा, अगर एक प्रिज्म है, दिस इज अ प्रिज्म, ठीक है, इसमें से जब हम व्हाइट लाइट को भेजते हैं तो ये यहाँ पे जब हम यहां से व्हाइट लाइट को भेजते हैं तो ये रिफ्रैक्ट होती है एंड अगेन ये फिर 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, वेब ग्योर बोलते हैं इसको। ठीक है, वेब ग्योर, ये वाला जो पार्ट है ये ब्लू वाला पार्ट होता है, या फिर इसको बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ, ब्लू या फिर शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है रेड वाला रीजन होता है, या फिर इसको आप बोलते हो लॉन्ग वेवलेंथ वाला रीजन। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये स्प्लिट हो जाती है, यानी बेसिकली मैं बोल रहा हूं अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो मेरा लैम्डा जो है यानी कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बेसिक दो कलर्स में अगर डिवाइड करना हो तो इस तरीके से करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि मैं आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझा सकूं। वो कंसेप्ट क्या है, जैसे मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, आई एम एन ऑब्जर्वर, और यहाँ पे कोई स्टार है या कोई हेवनली बॉडी है, अभी फॉर द टाइमिंग हम स्टार अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टार है, कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, अगर ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहे हैं, इट इज मूविंग टूवर्ड्स मी, तो इसमें से जो लाइट निकलेगी मेरी आंखों में जाएगी, बिल्कुल जाएगी, और मुझे नजर आएगा स्टार। ठीक है, तो कहते हैं कि जब भी कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स यू, तो ये जो लाइट है ना, लाइट कमिंग फ्रॉम इट, ये लाइट मूव्स टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ मूव करती है। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में अगर मैं समझूं, ये जो लाइट मेरी तरफ आएगी अपीयर्स ब्लू, मुझे नीली कलर की नजर आएगी, अपीयर्स। जब भी कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आएगा अंतरिक्ष में, तो ज्यादातर जो लाइट रेडिएशन उसमें से आ रहे हैं वो ब्लू रीजन की तरफ यानी शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और मुझे ब्लू अपीयर होगा वो स्टार। ये पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है वहीं अगर मैं एक ऑब्जर्वर हूं और यहां पे अगेन ये एक स्टार है, बट इस बार ये स्टार मेरे से दूर जा रहे हैं, टूवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम मी, अवे फ्रॉम मी। अब भी भाई इसमें से जो लाइट आएगी वो तो मुझे नजर आएगी ना, दूर जा रही होगी भली, तो वो कहता है जब ये दूर जाता है यानी कि ये मेरे से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम मी, तो अवे फ्रॉम मी इट अपीयर्स रेड। क्यों ऐसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हो, हम यहां लिख देंगे लाइट शिफ्ट, मैं बहुत ही ल्यूसिड और आसान समझ में आने वाली भाषा में समझा रहा हूं, लाइट शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्ग वेव या फिर लॉन्गर रीजन ऑफ द वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, ये फिनोमिना कहलाता है रेड शिफ्ट, क्योंकि लाइट जो है रेड अपीयर हो रही है ना, दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट, और ये क्या कहलाएगा, इट इज नोन एज ब्लू शिफ्ट, क्योंकि लाइट ब्लू अपीयर हो रही थी। तो भाई मुझे इससे एक चीज समझ में आती है, क्या कि अगर मुझे नीली लाइट नजर आ रही है टेलीस्कोप से, जब हम देखते हैं ऑब्वियसली हाई पावर टेलीस्कोप्स होते हैं बहुत, जब हम इनसे ऑब्जर्व करते हैं कोई लाइट मुझे अगर नीली नजर आ रही है, इसका मतलब मैं क्या अंदाजा लगाऊंगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स मी। अगर ऑन द अदर हैंड रेड कलर की नजर आ रही है, मैं क्या अंदाजा लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कंसेप्ट तो जरूर समझ में आ गया, लेकिन ये यूनिवर्स में कहां फिट बैठेगा, थोड़ा सा सवाल। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहते तो नोट करो। ठीक है, देखो हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है, आपको लिखने आंसर या आपको टिक करने, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि ये सब जो चल रहा है ना अभी कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ पे सब कुछ लिख रहा हूँ, ये पैसिव है, ये सारा का सारा काम ना पैसिव लर्निंग में चल रहा है। ठीक है, आपको इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आप सुन रहे हो, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, जिन भी टीचर से आप पढ़ोगे उनको ज्यादातर एक्सपीरियंस होता है, टीचर्स को डिलीवर करनी आती है बात, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या वो रिटेन हो पाएगा हमारे पास, क्या हम उसे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे एग्जाम में,
ये बहुत मैटर करता है। उस चीज को जो हमने समझ लिया वो लॉन्ग टर्म तक हमारे मेमोरी में रहे, इसलिए बहुत जरूरी है आप चीजों को नोट करो, टाइमली रिवाइज करो हर रोज। जैसे हम हर रोज खाने का एक वक्त है, हर रोज नहाने का एक वक्त है, एक इस तरीके से रिलीजियसली आप टाइम निकाल के रिवीजन को वक्त दो, और जो भी आपके नोट्स है ना आप बस उसको लेके रिवाइज करते रहो। बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप वॉक करते करते उसको रिवाइज करो। इससे क्या होगा, एक तो आप वॉक करते रहोगे, जो कि जनरली स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत ज्यादा वॉक करते नहीं है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत बेहतरीन बनी रहेगी। दूसरा, क्योंकि आप हर रोज आपको आदत है रिवाइज करने की, हर रोज आपको रिवाइज करने की आदत है, चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, अच्छा रेड शिफ्ट हमने समझ लिया, ये वही एक डायग्राम है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि वेवलेंथ किस तरीके से इंक्रीज करे डिक्रीज करे, वो हमने बना के समझ लिया, कोई बात। ठीक है, हाँ अब आते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ। क्या है एग्जांपल? भाई हमने लिया एक बलून, ठीक है, एक बलून, ठीक है जी। इस बलून के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने एक ड्राइंग बना दी इस बलून के ऊपर, यहां बना दी एक, यहां, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस बलून को किया इन्फ्लेट, यानी इसमें हमने हवा भरी। ठीक है, इस बलून में हमने क्या करा, हवा भरी। क्या होगा उसकी वजह से, आपको पता है बलून बड़ा हो जाएगा, है ना, कोई बलून आराम से बड़ा हो जाएगा। और क्या होगा, ये जो दो मैंने इस पे ड्राइंग्स बनाए थे, एक तो ये ड्राइंग बड़ी हो जाएगी थोड़ी, और ये दूर चली जाएंगी एक दूसरे से, समझ रहे हो। अगर पहले इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 4 था, 4 यूनिट्स था, तो आराम से ना करते हुए भी ये 7 यूनिट्स के करीब बराबर आ जाए। ठीक है, हाइपोथेटिकल चीजें। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा जब हमने इसको इन्फ्लेट किया, है ना, इसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड बलून, इन्फ्लेटेड बलून हाइपोथेसिस। क्या बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस थोड़े से पेशेंस रखो, आप अभी चीजें एकदम से समझ में आने लगी। मतलब कि जब कोई चीज इन्फ्लेट होती है यानी एक्सपैंड करती है, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, बलून वाले केस में वो ऑब्जेक्ट्स अपने आप में भी ग्रो करते हैं। ठीक है, ये एक एनोलॉजी है, यानी एक एग्जांपल है जिसकी मदद से हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स समझते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये भी कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। मतलब यूनिवर्स के अंदर देखो, पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, ये वाला एग्जांपल समझ में आया ना, ठीक है, ज्यादा लोगों को पता होगी ये वाली बात, जैसे बना तो नहीं सकते, फिर भी मैं कोशिश करके मान लेते हैं ये मेरा यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स। अब इस यूनिवर्स के अंदर ना बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। क्या है, बहुत सारी गैलेक्सीज, गैलेक्सीज। ठीक है, इस अगर मैं इस एक गैलेक्सी को उठा के चलूं, एक गैलेक्सी, दो गैलेक्सी, तीन, ऐसे तो कितनी गैलेक्सीज हैं, न्यूमरस गैलेक्सीज हैं, हम गिन भी नहीं सकते, इतनी अनगिनत गैलेक्सीज हैं एक यूनिवर्स के अंदर। ठीक, अब एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं। जैसे हमारी वाली जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, आकाशगंगा, आकाशगंगा, या फिर क्या बोलते हैं इसको, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, हमारी ये गैलेक्सी है। ठीक है, कैसी गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी। गैलेक्सी के टाइप्स होते हैं, हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं। गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। इसी तरह से एक सोलर सिस्टम है जिसमें हम लोग रहते हैं, उस सोलर सिस्टम का एक सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सन, और 8 प्लैनेट्स। ठीक है, इसके अंदर लगभग 172 सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, हाँ, मून वगैरह जैसे है ना हमारे अर्थ पर। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं एक प्लैनेट जिसपे हम बैठे हैं, अर्थ। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ऐसे अनगिनत सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का हिस्सा, ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज एक यूनिवर्स का हिस्सा है, ऐसे अनगिनत यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। समझे अब मेरी बात। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। मतलब हमारा जो ये यूनिवर्स है जो मैंने बनाया, एक यूनिवर्स जिसमें हम हैं, हमें बाकी का नहीं पता। मल्टीवर्सेस आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा मल्टीवर्सेस वाली, एक से ज्यादा यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी मैं एक यूनिवर्स पे अपने आप को लिमिट करता हूँ,
तो ये यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दो गैलेक्सीज है, मान लेते हैं गैलेक्सी ये है गैलेक्सी 1 हमारी वाली आकाशगंगा, ये है गैलेक्सी 2, ठीक है, एंड्रोमेडा जो हमारे सबसे नजदीकी गैलेक्सी है, ठीक है। जब यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा तो आप बताओ इन दोनों गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस एक्सपैंड करना चाहिए, कहां से आएगा? इन्फ्लेटेड बलून हाइपोथेसिस से। जब आप बलून को फुलाओगे तो ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस बढ़ेगा, प्लस वो वाली थ्योरी क्या कहती थी कि भाई डिस्टेंस तो बढ़ेगा प्लस गैलेक्सी भी, सॉरी हाँ गैलेक्सी को भी एक्सपैंड करना चाहिए, है ना। आप नहीं समझे मेरी बात? जैसे मैंने ये दो बनाए थे, इनके बीच का डिस्टेंस बड़ा था और इनका साइज भी तो बड़ा था बलून वाले केस में, लेकिन हमारे इधर केस में क्या है, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस, इनका साइज नहीं बढ़ रहा। यानी गैलेक्सीज आपस में बड़ी नहीं हो रही, केवल गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस बड़ा हो रहा है। बात समझ में? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्या कहता है? हर दिन हर रोज हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, इसका मतलब उनके यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेटेड बलून हाइपोथेसिस, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। सिद्ध कौन करेगा? इस बात का सबूत क्या है? इसका सबूत है रेडशिफ्ट। क्योंकि अगर एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है यानी ये गैलेक्सी मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आज यहाँ थी, एक्सपैंड करके दूर जाएगी, फिर दूर जाएगी, दूर जाएगी, मेरे से दूर जा रही है, तो इससे आने वाली लाइट मुझे कैसी नजर आएगी? रेड कलर की नजर आएगी ड्यू टू रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट के माध्यम से हबल साहब ने समझाया किस तरह से आपका यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ठीक है। समझे आप मेरी बात? तो यानी कि यहां पे कुछ, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो एक सिंगुलैरिटी थी और इस सिंगुलैरिटी से सब कुछ निकला, सब कुछ निकला। मान लेते हैं ये गैलेक्सी बनी, ये गैलेक्सी बनी, फिर एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स, ये गैलेक्सी दूर चली गई, ये गैलेक्सी और दूर चली गई, फिर ये एक्सपैंड कर रहा है, ये और दूर चली गई गैलेक्सी, ये और दूर चली गई। तो आप देख रहे हो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे वक्त के साथ बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये वाली गैलेक्सी मेरे से दूर जाती है, जा रही है ना, तो यहाँ से जो लाइट आएगी मेरी आंखों में वो कैसे आएगी? रेड कलर। समझे मेरी बात? ठीक है। अब हम समझते हैं ये सिंगुलैरिटी का क्या खेल है। इस सिंगुलैरिटी को ना कहा जाता है कि इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट डेंसिटी, इसका मतलब है डेंसिटी इसके अंदर, मतलब बेहिसाब डेंसिटी, इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी मैं समझा दूंगा आपको क्या होता है ये इनफाइनाइट ग्रेविटी, ठीक है। इनफाइनाइट टेम्परेचर, यानी कि जितना भी फाइनाइट मैटर था उस वक्त, जो भी कुछ था, हमें नहीं पता क्या था, सब कुछ was constrained in this singularity, everything was confined in this, कुछ भी एग्जिस्ट करता होगा जो, वो सब इसके अंदर था, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लैक। ये वो शुरुआत है, ये वो शुरुआत है, शुरुआत जब कुछ भी नहीं था। हम सुनते हैं ना हमेशा, इन द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, टाइम नहीं था, एनर्जी नहीं थी, मैटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब एक एक्सप्लोजन होगा जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग एक्सप्लोजन। इसके अंदर, इस सिंगुलैरिटी के अंदर एक एक्सप्लोजन होगा, फिर जाके एनर्जी क्रिएट होगी, टाइम क्रिएट होगा, मैटर क्रिएट होगा, हम देखेंगे कि करके कैसे बनेगा, तब जाके कुछ कहानी आगे बढ़ेगी। आप समझ रहे हो? जब कुछ भी नहीं था तब एक सिंगुलैरिटी थी, अब वो कहां से आई वो हमें नहीं पता। और कहने वाले लोग आज जो लेटेस्ट स्टडीज हो रही है वो कह रही है एक सिंगुलैरिटी नहीं थी, बहुत सारी अनंत सिंगुलैरिटीज थी जिन्होंने अनंत यूनिवर्सेस को जन्म दिया होगा, लेकिन हमें तो कहीं कन्फाइन करना पड़ेगा समझने के लिए। तो हम समझते हैं कि एक सिंगुलैरिटी से जन्म हुआ, तो इस सिंगुलैरिटी के अंदर ये रही सिंगुलैरिटी, ठीक है। ये जो एक्सप्लोजन यहां दिखा रहे हैं, क्या है वो एक्सप्लोजन? इस एक्सप्लोजन का नाम है बिग बैंग, द बिग बैंग। क्यों हुआ उसके ऊपर स्टडीज चालू है, अभी हमारे लिए इररिलेवेंट है, ठीक है। एक्सप्लोजन हुआ, ये दिख रहा है ये ग्राफ, मतलब टाइम क्रिएट हुआ, एनर्जी क्रिएट हुई, मैटर क्रिएट हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं था, अब सब कुछ क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको और एक टाइम, तो ये जो पूरा फेज है ना बिग बैंग थ्योरी का, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा क्या कहता है? पहला हिस्सा कहता है टाइनी बॉल, यानी किसकी बात कर रहा है ये? सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंगुलैरिटी जिसके अंदर इनफाइनाइट टेम्परेचर, डेंसिटी और ग्रेविटी ये सब था, ठीक है। फिर क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुई, और एक्सप्लोजन होते ही
किस चीज का जन्म हुआ? टाइम का जन्म हुआ, मैटर का जन्म हुआ, एनर्जी का जन्म हुआ सबसे पहली बार, ठीक है। एंटी मैटर का जन्म हुआ, एंटी मैटर, और इसने मैटर और एंटी मैटर ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। आप समझ रहे हो? ये रेडिएशन एरा और मैटर एरा, थर्ड एरा। फिर यहाँ पे क्या जनरेट होगा? यहाँ पे एटम्स, सॉरी, प्रोटॉन्स जनरेट होंगे, न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे, लेकिन अभी इतना हाई टेम्परेचर है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि बेचारे कंबाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक न्यूक्लियाई फॉर्म नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो नहीं बन सकते। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है तब, तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे किस तरीके से हुआ। देखो 3.8 लगभग 3.7 के करीब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। कुछ सेकंड्स के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने। फिर लगभग इतने साल के बाद, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सिर्फ सीरीज में चीज को समझ के उसे लिख पाओ काफी है। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई, इन लोगों ने कंबाइन किया, मतलब यहाँ पे ये सब बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा है, प्रोटॉन फॉर्म हो रहा है, लेकिन अभी कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तब ये कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे तो सबसे पहले क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले हमको एक प्रॉपर न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा, ठीक है। किसका था ये न्यूक्लियाई? हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ डस्ट पार्टिकल्स बनेंगे, ये सब होगा, ठीक है ना। देखो सीरीज वाइज लिख दिया। फाइनाइट मैटर स्क्वैश्ड इनटू इनफाइनाइट डेंसिटी, किसकी बात हो रही है? ये सिंगुलैरिटी की बात हो रही है। विद इन फ्यू सेकंड्स मैटर और एंटी मैटर क्रिएट हुए, तबाह कर दिया दोनों ने एक दूसरे को। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने। विद इन 3 मिनट्स टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 1 बिलियन डिग्री। मैंने बोला ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा। टेम्परेचर कम हुआ, दोनों कंबाइन करे, हाइड्रोजन हीलियम के न्यूक्लियर फॉर्म। फिर ये जब फॉर्म हुए, फिर इतने साल बाद टेम्परेचर और ड्रॉप करा, फर्दर ड्रॉप करा, तब जाके एटम्स फॉर्म हुए, क्लाउड्स फॉर्म हुए, और हाइड्रोजन और हीलियम का एक क्लाउड फॉर्म हो गया। एक क्लाउड जिसके अंदर था हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ डस्ट पार्टिकल्स और कुछ बहुत बहुत माइन्यूट हेवियर एलिमेंट्स। और इसी क्लाउड को हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्लाउड कहलाता है नेबुला। और यहां से चर्चा आगे चालू होगी, नेबुला। आप समझे मेरी बात? प्रोसेस समझ में आया? ये किसकी इवोल्यूशन की बात चल रही है? अभी सोलर सिस्टम नहीं बना, अभी कुछ नहीं बना, अभी कुछ बनने की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले एलिमेंट्स क्या क्या आए यूनिवर्स के अंदर, किस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक। तो ये पूरा एक टाइमलाइन है, आपको हैंडआउट में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर बढ़िया तो हमेशा क्या रहेगा, रोको वीडियो को और नोट कर लो। इसको नोट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, ये था इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने एविडेंसेस की बात करी, तो यार पहला एविडेंस तो हम देख चुके हैं, रेड शिफ्ट। एक और एविडेंस है, ठीक है। उस एविडेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, हमने बोला ना रेडिएशन है हमें, ये जनरेट हुई, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसकी हम बात करते हैं। आपको लिखना आता है वो स्पेक्ट्रम हम कैसे लिखते हैं? मैं ऐसे लिखता हूं, गड्डी XUV इन माई रेडार या इन माई रेंज। गड्डी XUV इन, गड्डी मीन्स कार, गड्डी XUV इन माई रेंज। G फॉर गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ठीक है। इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या, अब देखो, जब ये यूनिवर्स, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुई होगी, एनर्जी क्रिएट हुई होगी। आप समझते हो एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये एनर्जी जो है फर्दर दूर जाती रही होगी, मुझसे जाती रही होगी। आज की डेट में बहुत ही हाई पावर टेलीस्कोप से जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें कुछ सिग्नेचर्स मिलते हैं रेडिएशंस के। जब हम उन सिग्नेचर्स का पता लगाते हैं कि कितनी दूर से आ रहे हैं, कितनी ओल्ड है सिग्नेचर्स, हमें पता चलता है 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो इसका मतलब ये कब फॉर्म हुआ होगा? जितना दूर से आ रहा है मेरे पास, तभी फॉर्म हुआ होगा। आप समझ रहे हो? अगर कोई चीज मेरे पास 13.7 बिलियन ईयर्स लगा रही है आने में, इसका मतलब भी फॉर्म तभी हुई होगी। इसको हम बोलते हैं रिलिक्ट रेडिएशन, यानी वो रेडिएशन जो कब बनी थी, जब यूनिवर्स बना था। डिस्ट्रॉय तो हुई नहीं, घूम रही है ब्रह्मांड में, लेकिन मेरे तक आने में उसको इतना टाइम लग गया, ठीक है। इसी ये वाली जो रेडिएशन में मुझे देखने को मिलती है,
वो माइक्रोवेव रीजन में ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। माइक्रोवेव वाले रीजन में अलग अलग रीजन में हमें लाइट देखने को मिलती है, तो माइक्रोवेव रीजन में वो बहुत प्रोनाउंस्ड मुझे देखने को मिलती है। उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो हमारा एविडेंस नंबर 2 है कि अगर मुझे इतनी पुरानी लाइट देखने को मिल रही है उससे ये समझ में आता है कि ठीक है, CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। relic radiation, the relic radiation, thermal radiations left over from the Big Bang, oldest है left in the universe and can be found in all direction. क्या है ये? They are the proof for the concept of accelerating expansion of the universe and the Big Bang theory. Again दूसरा proof है ये, ठीक है। A sensitive radio telescope, मैंने आपको बताया बहुत high powered telescope चाहिए जो कि इस background glow को रिकॉर्ड करता है। किसमें रिकॉर्ड होता है ये? दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन माइक्रोवेव रीजन, इसी को हम बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB, ठीक है। ये एविडेंस नंबर 2 था किसका? बिग बैंग का, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का, या जो भी हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जो हम सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिग क्रंच, अब ये बिग क्रंच क्या है? अब आप देखो, मैंने आपको क्या समझाया कि एक सिंगुलैरिटी थी, इस सिंगुलैरिटी से चीजें फॉर्म हुई, बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है ना। लेकिन आप सोच के बताओ, क्या ये इनफाइनाइटली एक्सपैंड हो सकता है? नहीं, देयर हैज टू बी अ टाइम, एक टाइम आएगा जब ये एक्सपेंशन विल एक्सप्लोड। कितना एक्सपैंड करोगे? किसी बलून से हमने इसको रिलेट किया था, आप एक बलून की भी एक लिमिट है, इसी तरह से हर चीज की एक लिमिट है, एक हद है ना। सन जो बना वो भी खत्म हो जाएगा, अर्थ जो बना वो भी एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाती है। आज आप पर्वत देखते हो, एक वक्त पे खत्म हो जाएंगे, हिमालय से एक वक्त पे खत्म हो जाएंगे। आज जहाँ समुद्र है, एक वक्त पे वहां पर्वत थे। आज जहाँ पे हमारे हिमालय है, एक वक्त पे क्या था वहां पे तथीस ओशन था, हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। कुछ भी नहीं था वहां पे, बहुत गहरा ओशन था, पैलियोजोइक ओशन था। तो हर चीज के बनने की एक विधि है, हर चीज के खत्म होने की एक विधि है। इनफाइनाइटली तो कोई चीज नहीं रह सकती, ठीक है। इसी तरीके से यूनिवर्स की भी एक मयाद है, एक एज है। दिस यूनिवर्स हैज टू एंड, क्योंकि जिस प्रोसेस से वो बना है, एक्सपेंशन, ठीक है, जिससे हम पता लगा पा रहे हैं कि एक्सपैंड हो रहा है तो एक टाइम पे सिंगुलैरिटी रही होगी। लेकिन अगर हम आगे का कॉम्प्रिहेंड करें, आगे का हम प्रेडिक्ट करें, तो ये एक्सपेंशन फटेगी जाके, तब क्या होगा? डेथ ऑफ यूनिवर्स, जैसे हम बोलते हैं बिग क्रंच। बिग क्रंच इज नथिंग बट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा ही, फिर भी थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है इसको बता देना एक बारी। अगर दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, केप्ट एट अ डिस्टेंस r, इसका मास अगर m1 है, इसका मास अगर m2 है, तो न्यूटन जी ने कहा था कि जो इनके बीच में फोर्स लगेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यानी अगर मैं मासेस को बढ़ाऊंगा फोर्स बढ़ जाएगा, मासेस को कम करूंगा फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस को घटाऊंगा फोर्स बढ़ जाएगा। तो जब हम दोनों को मिलाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साथ, तो m1 m2 बाय r² आ जाता है, और प्रोपोर्शनैलिटी हटके लगता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन में r², ठीक है। ये हमें क्या समझाता है? ये हमें समझाता है कि दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हमारा यूनिवर्स जो है इंटैक्ट कैसे है, सोलर सिस्टम जो है वो इंटैक्ट कैसे है। एक हेवी बॉडी दूसरी हेवी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, खींच रही है, तभी ये अंतरिक्ष के अंदर सब फ्लोट हो रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर बाउंड बाय सम फोर्सेस, दो फोर्सेस खींच रहे हैं उनको एक दूसरे की तरफ, वो फोर्स आता है यहाँ से। F = g m1 m2 by r²। जितना ज्यादा होगा मास, जितनी बड़ी होगी, ह्यूज होगी बॉडी, हेवी होगी बॉडी, उतना ज्यादा मास लगाएगी। सन का साइज बहुत बड़ा है, मास बहुत ज्यादा है, सन खींच के रख रहा है सारे प्लैनेट्स को, इसीलिए सन को सेंटर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? ठीक। सो अभी तक हमने ये समझा कि किस तरीके से यूनिवर्स इज प्रपोज्ड टू हैव फॉर्म। क्या हमने समझने की कोशिश करी कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म, ठीक है। अब यूनिवर्स हमने देखा, मैंने आपको सारी बात बता दी। अगर मैं इसे मिटा दूं यहाँ पे, कहानी हमने शुरू करी थी सिर्फ एक सिंगुलैरिटी से, ठीक है। किस तरीके से हम आंसर राइटिंग में आंसर करते हैं, सिंगुलैरिटी से हमने कहानी शुरू करी थी। आप इसको डिस्क्राइब कर दोगे आराम से। उसके बाद आया था एक
बिग बैंग एक्सप्लोजन। इस बिग बैंग एक्सप्लोजन में क्या हुआ था, किस तरीके से टाइम क्रिएट हुआ था, मैटर क्रिएट हुआ था, एनर्जी क्रिएट हुई थी, एंटी मैटर क्रिएट हुआ था। इसके तीन आप रेडिएशन एरा बता दो, सारे बता दो, ठीक है। बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ। इस बिग बैंग एक्सप्लोजन का नतीजा क्या था, ये सारी चीजें जब आप लिख दोगे कि भाई किस तरीके से पहले प्रोटॉन्स बने थे, न्यूट्रॉन्स बने थे, टेम्परेचर बहुत हाई था, फिर इन दोनों ने कंबाइन करा और न्यूक्लियाई बनाया। न्यूक्लियाई बनाने के बाद क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन फॉर्म हुई, हीलियम फॉर्म हुई, डस्ट फॉर्म हुआ, थोड़े से हेवियर मेटल्स फॉर्म हुए, हेवियर एलिमेंट्स फॉर्म हुए, है ना। और ये सारा जो था ये एक क्लाउड है जो कि रैंडमली ओरिएंटेड है, जिसका कोई शेप नहीं है, रैंडमली ओरिएंटेड एक क्लाउड है जिसके अंदर क्या मिलता है मुझे, हाइड्रोजन, ये सब। इस क्लाउड का नाम है, इसको बोला जाता है नेबुला। नेबुला, ठीक है। तो इस नेबुला से कहानी चलती है आगे कि क्या इस नेबुला के अंदर क्या क्या हुआ, तब जाके सोलर सिस्टम बना, अर्थ बना, मून बना, सन बना, ये सारी चीजें फॉर्म हुई, ठीक है। तो यानी ये सारी जो कहानी थी, ये सारी चल रही थी कहानी यूनिवर्स की, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। लेकिन अब जो नेबुला के आगे कहानी चलेगी वो चलेगी सोलर सिस्टम की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा यहां तक। तो अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सोलर सिस्टम के अंदर अलग अलग थ्योरीज प्रपोज करी लोगों ने कि कैसे सोलर सिस्टम आपका फॉर्म हुआ है जाके, ठीक। नेबुला तक हमने बात अपनी खत्म करी आज।